बिहार में इस समय दो चीज सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। पटना में उत्तर रक्षा गृह और वन्ना गुप्ता। वन्ना गुप्ता कौन? तो उत्तर रक्षा गृह की सुप्रिंटेंडेंट, जो कि लगातार इस बात के लिए चर्चे में है कि उत्तर रक्षा गृह के अंदर कई गलत काम होते हैं और सुप्रिंटेंडेंट वन्ना गुप्ता के संरक्षण में होता है। जैसे ही मीडिया के द्वारा खबरें दिखाई जाती हैं, अब धीरे धीरे लोग सामने आ रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आखिरकार इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है, वन्ना गुप्ता कहां कहां काम की हैं, तमाम चीज़ों के बारे में अब लोग आके बता रहे हैं और हम भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ रंजीत कुमार हैं जो कि गया से आए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। वन्ना गुप्ता जब इससे पहले गया में पोस्टेड थी, नवादा में पोस्टेड थी, तो उस समय ये साथ में ही काम करते थे। रंजीत जी, पहले ये बताइए कि आप कहाँ पोस्टेड थे और क्या करते थे वहाँ पे? सबसे पहले मेरी पोस्टिंग, मैं गया में अभी रहता हूँ, मेरा नाम रंजीत कुमार है। सबसे पहले मेरी पोस्टिंग काउंसलर के पद पे डीसीपी औरंगाबाद में हुई थी 2017 में। फरवरी 2018 में मेरा स्थानांतरण नवादा जिला में जिला बाल शासन इकाई में हुई थी, नवादा में काउंसलर के पद पे। जहाँ पे बच्ची आती थी तो आप काउंसलिंग करते थे? हाँ, वो काउंसलर का कार्य होता था। बाल कल्याण समिति में जो भी बच्चे या बच्चियाँ आए, काउंसलिंग करना मेरा कार्य रहता था। और बाल संरक्षण पदाधिकारी के पद पर वन्ना गुप्ता थी, जो अभी उत्तर रक्षा गृह में अधीक्षिका के पद पर हैं। पद के विरुद्ध उनको मतलब अधीक्षिका के रूप में पोस्टिंग ये ये किया, पद पे कार्यरत हाँ, थी, पद पे कार्य करने के लिए रखा गया है। ठीक है ना। तो ये नवादा में भी सरकारी दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ की थी सरकार। कई जो रंजीत हैं कई सारे दस्तावेज लेके आए हैं, लेकिन फिलहाल इनसे बातचीत करने का मकसद सिर्फ इतना है कि उन मोटी मोटी चीज़ों को आपको समझा दे कि आखिरकार ये कहना क्या चाहते हैं, ताकि इनको भविष्य में अदालत के सामने इन तमाम बातों को रखने के लिए वक्त मिले। आप यहाँ से शुरुआत कर दीजिए कि जैसे आप ये दावा कर रहे हैं कि 180 181 क्या है? हाँ। मैं ये दिखाना चाहूँगा, ये डीसीपी नवादा का रिसीविंग पंजिका है। 180 पत्रांक संख्या, डेट 2/7/18, उषा लता सिन्हा के नाम से ये जारी हुआ था, सीपी उषा लता सिन्हा। अब 181 है नीचे, देख सकते हैं। इस पर कागज साट दिए, वन्ना गुप्ता ही साटे है, कागज साट दी है। और वन्ना गुप्ता, गुप्ता लास्ट में लिखा हुआ दिख रहा है आपको। सीपीओ मात्र 2 ही गो रहता है हर जिला बाल संरक्षण इकाई में। तो सीपीओ जाहिर सी बात है, एक वन्ना गुप्ता थी, एक वन्ना गुप्ता, एक उषा लता सिन्हा जी थी। वन्ना गुप्ता का सिग्नेचर भी यहाँ है। अब ये पत्र रिसीविंग से समझ में तो यही आता है कि 181 और 180 दोनों सीपीओ को जारी किया गया था। अब यहाँ दिखा रहे हैं आपको खेल। वन्ना गुप्ता क्या कि 180 को काट दी है, उसके नाम से इशू हुआ था। 181 को भी काट दी है ताकि आगे उषा लता भी खुश हो जाएं कि उनको भी शोकों से बच गई। अब यहाँ पे खेल देखिए कि 181 मेरे नाम से लिख दे। चलिए पहले ये समझ लेते हैं कि शोकॉज क्यों लगा था। हाँ, शोकॉज क्यों लगा था? वन्ना गुप्ता पर जिला नवादा में एक बार नहीं कई बार शोकॉज लगा था, जिसकी जांच कराई जा सकती है। वहाँ संचिका में अभी भी उसके नाम से जो संचिका है सभी लेटर हैं, लेकिन ये 180 वाला वो गायब कर दी है। मतलब सरकारी दस्तावेज क्या आरोप क्या लगे, पहले आरोप बताइए। हाँ, आरोप ये है कि वो अग्रिम उपस्थिति दर्ज करके गायब रहती थी, अनुपस्थित रहती थी। मतलब कि मान लीजिए कि आज मैं ड्यूटी पे आया हूँ, हाँ, और कल परसों आगामी 2-4 दिन का अपना अटेंडेंस लगा दिया और गायब हो गया, गायब हो जाते थे। ऐसा इसलिए उनको करने में ज़्यादा सहूलियत होता था क्योंकि सहायक निदेशक उस समय वहाँ नहीं थे, पद खाली था। और उनके सहायक निदेशक के प्रभार में नवादा जिला के वरीय उपसंहारता श्रीमती अनुपमा कुमारी थी, उनका भी ट्रांसफ़र हो गया है। अब वो कलेक्ट्रेट में बैठती थी और कलेक्ट्रेट से 100-150 मीटर दूरी पे ऑफिस हम लोग का चलता था और वो जा नहीं पाती थी। लेकिन इत्तेफाक रहता था कि इस तरह होता था तो कहीं ना कहीं तो कोई खबर करेगा ही। वो आती थी, काट देती थी, अटेंडेंस देखती थी, अग्रिम है, शोकॉज कर देती थी। और ये उस टाइम का शोकॉज हुआ था जिस समय इनका ट्रांसफ़र लेटर आ गया था बतौर अधीक्षिका के पद पर, लेकिन कार्यालय से विरमित नहीं हुआ था। और उस समय काटे थे कि जाते जाते एलिगेशन हम पे ना लगे। लेटर भी रिसीव किए हैं। अच्छा, मतलब उन पे एलिगेशन मई में लगा है जिस तरह से आप दावा कर रहे हैं? मई में नहीं, जुलाई में। हाँ, जुलाई में एलिगेशन लगा है। और इनका ट्रांसफर कब हुआ है? ट्रांसफ़र लेटर तो लास्ट जून में आया था, लेकिन नियम है कि वहाँ से
जहाँ भी पोस्टेड है, अगर आपका ट्रांसफ़र हो जाती है तो वहाँ के पदाधिकारी आपको जब तक विरमित नहीं करेगा, आप नए जगह पर योगदान नहीं कीजिएगा। तो ये लगभग लगता है 10 जुलाई या 10 से 15 जुलाई के बीच में ज्वाइन की थी जाकर। हाँ, ये सब कारनामा करने के बाद वहाँ ज्वाइन की थी। और इसी का हमने सभी साक्ष्य के साथ समाज कल्याण को भी अवगत कराया हूँ। मैं लिखित और सबूत के साथ मैं शिकायत भी किया हूँ कि मेरे ऊपर। एक चीज़ मुझे बताइए, जैसे आपने कहा कि पदाधिकारी आते हैं, जांच करते हैं, जब उसमें गलती पाते हैं तो शो कॉज जारी करते हैं। तो पदाधिकारी आए, वंदना गुप्ता उसमें एक दोषी पाई गई, इसलिए उनके ऊपर शो कॉज जारी किया गया। तो क्या उसके बाद उनको क्लीन चिट दे दिया गया कि हाँ नहीं कोई गलती उन्होंने नहीं किया है, शो कॉज हटा लिया गया, या फिर वैसे ही चलता गया और अपने आप खत्म हो गया? शो कॉज के बाद उसका शो कॉज लगा के फाइल को ठंडे बस्ते में रख दिया गया, ना कार्रवाई की गई, ना ही क्लीन चिट नवादा में दिया गया। अभी तक पेंडिंग सारा मामला है, क्योंकि देखिए ये नवादा का ये सूचना के अधिकार से मांगा था, इसमें साफ लिखा गया है कि जांच चल रही है, कार्रवाई की जाएगी। जांचोपरांत अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। हम सूचना के अधिकार से रिपोर्ट भी मांगे हैं, और वहाँ से ही नहीं, हमने समाज कल्याण विभाग से भी सूचना के अधिकार से मांगा हूँ, वहाँ से भी यही चीज लिख के दे रहा है। रंजीत जो दावे कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा मैं कंक्लूड करता हूं कि रंजीत का दावा है कि ये जब काउंसलिंग करते थे नवादा में, वहां पे वंदना गुप्ता भी थी। वंदना गुप्ता ने आगामी कुछ दिनों का अटेंडेंस लगाकर वहां से गायब हो गई। हाँ, आगामी वही आगे के कुछ दिनों का अटेंडेंस लगा के वहाँ से गायब हो गई। उसके बाद से उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए शो कॉज जारी किया गया, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जिस तरह से ये उत्तर रक्षा गृह का मामला है, जिसमें कि एक बच्ची दावा कर रही है कि उसके साथ गलत हुआ है, वंदना गुप्ता के द्वारा तमाम चीज़ें कराई जाती हैं, इस पे क्या है आपका? कभी आपने पाया, कभी आप जहाँ पे उनके साथ काम करते थे, आपको लगता है कि वंदना गुप्ता ऐसा कुछ कर सकती है? हाँ, बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि ये सबसे पहले इनकी पोस्टिंग 2014 में आरा जिला में हुआ था। जिला बाल संरक्षण इकाई में आरा भोजपुर, वहाँ भी इन पे अवैध पैसे उगाही का आरोप लग चुका है। परवरिश योजना में, आपका फिर अंतर्जातीय विवाह योजना में आरोप लगने के बाद इनका तुरंत ट्रांसफ़र होता है 2014 में ही। मोकामा में पहले एक बालिका गृह चलती थी संस्था द्वारा, वहाँ इनको बतौर पर्यवेक्षण कार्य हेतु ऐसे ही लगाया गया था। वहाँ भी ये क्या की थी, ये तो जांच होगा तो फाइल में है, मेंशन है, ऐसा आरोप लगा है। वहाँ अधीक्षिका थी उस समय, कोई थी, नाम तो याद नहीं है, लेकिन जब फाइल इनका निकाला जाएगा तो सारा दूध का दूध। आरा में? हाँ, नहीं आरा में नहीं, मोकामा में। आरा से ट्रांसफ़र कर दिया गया था मोकामा में। कोई एनजीओ द्वारा बालिका गृह पहले चलती थी, कोई स्कूल अभी चल रहा है वहाँ, बालिका गृह भी बंद हो गया है। मोकामा एक हो गया, उसके बाद कहीं और आरोप लगा है? मोकामा में बता रहे हैं, मोकामा में इन पर आरोप लगा था कि कई लड़कियां जैसे प्रेम प्रसंग वाली रहती हैं, कोर्ट के माध्यम से यहाँ रखने के लिए बालिका गृह या बाल गृह जहाँ भी सुटेबल हो या उत्तर रक्षा गृह भेज दिया जाता है। तो नियम अनुसार सिर्फ पेरेंट्स ही उससे मिल सकते हैं, उनके माता पिता भाई मिल सकते हैं, वो भी 5 मिनट के लिए। और ये उनका लवर से फ़ोन पे बात कराती थी, पैसा लेकर, पैसा 200 बात कराएंगे, फ़ोन अलग से रखे रहती थी। मिलना है तो उसका अलग चार्ज लेके मिलाती। ये आरोप लगा था। ये आरोप में भी 2015 में, यानी 2014 में 2 ट्रांसफ़र, तुरंत 2015 में इनका ट्रांसफ़र नवादा में होता है। नवादा में तो हम बता दिए ये सब की थी। दत्तक ग्रंथ संस्थान में जो बच्चे लगातार मर रहे थे, इनका सुपरविजन करना था। ये त्रुटि देख करके भी कुछ नहीं कहती थी, ना ही लिखती थी। कौन सी जगह पे? नवादा में, जिला बाल संरक्षण इकाई नवादा में जब ये सीपीओ थी, तो सीपीओ का कार्य होता है आपके ज़िला में जितना भी एनजीओ कार्य कर रहे हैं, चाहे बाल गृह चला रहे हैं या बालिका गृह चला रहे हैं, या तो फिर दत्तक ग्रहण संस्थान में शिशु होता है, जो होता है ना पालना, छोटा बच्चा कहीं फेंका मिल गया, वो वहाँ रखा। कितनी उम्र तक के बच्चों का वहाँ क्राइटेरिया होता है? वहाँ क्राइटेरिया होता है 10 साल के बच्चों तक। अच्छा, ठीक है। मैक्सिमम 13 तक भी रख सकते हैं। 14 अगर कंप्लीट हो गया तो फिर उसे बाल गृह में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है। वहाँ पे क्या हाँ, वहाँ पे लगातार बच्चे की मृत्यु हो रही थी। ये चिट्ठी समाज कल्याण विभाग को में भी गया था जिला से, उनको भी पता है, और इनके संरक्षण में भी हो रहा था, मतलब इनके अवैध उगाही की वजह से हो रहा था। जब हम फरवरी में 2018 में वहाँ ज्वाइन किए तो ये सब देख करके इनसे बात भी किए कि ऐसा हो रहा है, आप क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं। तो सीधे कहे हम सीपीओ हैं, आप काउंसलर है, काउंसलर बन के रहिए। हम बोले क्यों नहीं बोलेंगे, बच्चों के लिए हम आए हैं, मानवता के नाते बोल रहे हैं, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते बोल रहे हैं, हम काउंसलर बाद में हैं। उनको बोले तो उनको ईगो पर ली,
जिस तरह से उनका रवैया ठीक है, हाँ, वो अपना की। उसके बाद वहाँ कुछ न्यूज़ वाले मेरे संपर्क में आए, तो हम सामने तो नहीं आए, लेकिन स्थिति बताएं साइड से, हम नाम न छापने की गुहार लगाए थे। वो अपने तरीक़ा से हैंडल किए, मामला को उठा दिए। मामला पूरा उठ गया था, तो तत्कालीन जिला पदाधिकारी श्री कौशल कुमार इस पर जांच कमेटी बनाते हैं। जांच में CWC बाल कल्याण समिति के मेंबर, मैं, उषालता सिन्हा, वंदना गुप्ता सभी रहते हैं। कई सबूत के साथ रिपोर्ट जाता है समाज कल्याण विभाग में। 15 दिन बाद समाज कल्याण विभाग से उस संस्था को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता है। वहाँ से आदेश जारी होता है कि आप बच्चा सहित, बिल्डिंग सहित जिला बाल अपने अंदर में चलाइए, दत्तक ग्रहण संस्थान को रिकवरी कीजिए। किसको आदेश आता है? आदेश आता है जिला बाल संरक्षण इकाई नवादा को, और वो NGO द्वारा दत्तक ग्रहण संस्थान चलाया जा रहा था, जिसका संचालक MP सिन्हा थे। और फिर उसके बाद हम लोग कैशबुक मिलान करने जाते हैं, उषालता सिन्हा के साथ में हम सहयोगी के रूप में गए थे। अब 10 मिनट बाद वंदना गुप्ता का MP सिन्हा को फ़ोन आता है, और उसके बाद ये मारपीट हम पर कर देते हैं MP सिन्हा जी, जिसका सूचना हम फ़ोन से जिला पदाधिकारी महोदय को दिए थे। जिला पदाधिकारी महोदय, आप यहाँ पे ये दावा कर रहे हैं कि जो वहाँ पे गलत होता था, हाँ, उसके फेवर में वंदना गुप्ता थी, हाँ, और वंदना गुप्ता उन लोगों के साठ गांठ में रहती थी। अवैध पैसे के लोभ में रहती थी, अवैध राशि उगाही करती थी, बिना लोभ की तो वो कोई कार्य करती। अच्छा, उसमें किसी को सजा भी मिली कि सिर्फ ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया उस NGO को? ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया, और एक वो महिला हेल्पलाइन का नहीं, अल्पावास गृह का ये अप्रूवल करा लिया था, वो भी रद्द कर दिया गया। और हम लोग के साथ जो मारपीट की गई थी, वो मामला कोर्ट में अभी तक चल रही है। किसी को सजा नहीं हुई? सजा किसी को नहीं हुई। अच्छा। अब सजा नहीं होने के वजह से ही वंदना गुप्ता जी का इतना मनोबल बढ़ा हुआ है, अधिकारी भी संरक्षण दे रहे हैं। अधिकारी अपने समाज कल्याण विभाग को मतलब फिगर बचाने के चक्कर में इस सब पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, क्लीन चिट दे रहे हैं, ना ही FIR दर्ज हो रहे हैं। FIR दर्ज हुई नहीं, जांच हुई नहीं, उसका मोबाइल का CDR आप जांच किए ही नहीं। लड़का लोग जो मिलने आया, रजिस्टर में जो नाम है उसका सत्यापन किए ही नहीं कि वाकई में उसका भाई था कि पिताजी था कि और लोग था। उसका घर पे जाके पूछताछ करना चाहिए ना। रंजीत जी, एक आखिरी सवाल, रंजीत जी को क्यों इस्तीफा देना पड़ा, कि उनको निकाल दिया गया? नहीं, हमको निकाल देना नहीं दिया गया। हम कार्रवाई की गुहार करते करते थक गए, हम उम्मीद छोड़ दिए, और कोई नहीं सुन रहा था। मन से जो मन मुताबिक कार्य होता है, जैसे आप किसी भी जिला में चल जाइए, समाज कल्याण, अब मेन पॉइंट पे आते हैं, समाज कल्याण दावा कर रही है हम बच्चे के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आप कोई भी स्टेशन किनारे चले जाइए, बच्चे बॉर्न फिक्स पीते हुए मिलेंगे, भिक्षाटन करते हुए मिलेंगे, होटल वगैरह में बाल मजदूरी करते हुए मिलेंगे। तो सब हर जिला में आप जिला बाल संरक्षण इकाई बनाए हैं, 2 CPO बनाए हैं, 1 सहायक निदेशक बनाए हैं, 1 काउंसलर का नियुक्ति किए हैं, और 2 सोशल वर्कर का नियुक्ति किए हैं, 2 आउटरीच वर्कर का नियुक्ति किए हैं, 1 LPO का नियुक्ति कर रहे हैं। तो आपके जिला में बाल मजदूरी कैसे हो रहा है, कैसे स्टेशन किनारे बच्चा बॉर्न फिक्स पी रहा है? तो ये सब खुल कर कार्य करने नहीं देते थे। अगर कार्य करना चाहें तो नहीं, ऑफिस में आप ये करिए, वो सब काहे करिएगा, चिट्ठी नहीं निकालेंगे, आप रेस्क्यू करें मत जाइए। तो हम इस्तीफा दे दिए। हमें सोशल वर्क बच्चे के लिए करना रहेगा तो सेल्फ करेंगे, किसी बैनर की आवश्यकता नहीं है हमें। और नौकरी, जो इंसानियत की बात आप कर रहे हैं, तो क्या सिर्फ रंजीत कुमार जैसे कुछ ही लोग हैं ऐसे इंसानियत दिखाने वाले, जिसकी वजह से ये तमाम धंधे चल रहे हैं? ये जाहिर सी बात है कि नौकरी लगने के पहले सभी लोग कहते हैं कि हम ये करें, लेकिन नौकरी लगने के बाद सभी अवैध उगाही करने लगते हैं। अगर ये नहीं करने लगे, 80% भी दिल से काम करे, जो उनको कार्य मिला है, जो उनका कर्तव्य है पद का, वो निर्वाह करने लगे, तो हमें तो नहीं लगता कि एक भी बच्चा रोड पे बाल मजदूरी करते हुए, या अभी सेंसिटिव मामला जो है बॉन्फी पीते हुए, नशा का सेवन करते हुए मिलेगा। आपने यही सब देख के आपने इस्तीफा दे दिया? कब दिया आपने इस्तीफा? इस्तीफा दिए हैं सितंबर 2018 में। सितंबर 2018 में। चलिए, फिलहाल हम रंजीत जी से बातचीत कर रहे थे। हमारी कोशिश यही है कि इस मामले से जुड़े उन तमाम चीज़ों पे बातचीत करें, ताकि इस मामले को उस संजीदगी से समझा जा सके जो संजीदगी इसमें भरी हुई है। लेकिन समाज कल्याण विभाग के द्वारा जब रिपोर्ट दिया जाता है, तो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिरकार इस बच्ची का बयान क्यों नहीं लिया गया। और अब तमाम जो लोग हैं वो सामने आ रहे हैं, वो अपनी बातों को रखने की कोशिश कर रहे हैं। रंजीत कुमार उन्हीं में से एक हैं जो ये बता रहे थे कि वंदना गुप्ता के साथ जब ये काम करते थे तो आखिरकार वहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ होती थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल प्रशासन पे भी है कि आखिरकार वंदना गुप्ता पे कई आरोप लगते हैं। नवादा में बातचीत हो,
मोकामा में बातचीत हो, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो सारे कुछ अगर पूरा कंक्लूड करके देखा जाए तो ये क्या सवाल नहीं खड़ा होता है कि इसमें कई तमाम बड़े चेहरे हैं जो कि इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं पुख्ता किसी बात को नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इन तमाम चीज़ों के बारे में लोग जो दावा कर रहे हैं उसके आधार पे लगातार हम बातचीत कर रहे हैं और बातचीत करते रहेंगे। वंदना गुप्ता कब आकर इस पर स्पष्टीकरण देती हैं, इस बात का हमें इंतज़ार है, क्योंकि हमारी पूरी टीम उत्तर रक्षा गृह के बाहर कल रात 10 बजे तक थी। लगातार हम कोशिश कर रहे थे कि हम उनसे बातचीत करें, लेकिन वो बातचीत करने के लिए तैयार नहीं थी। आखिरकार वंदना गुप्ता को बातचीत करने से, मीडिया के सामने आने से कौन रोक रहा है? फिलहाल लगातार हम इसके बारे में पड़ताल कर रहे हैं, उन लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो इस के बारे में कुछ बताना चाहते हैं और आप तक उस रिपोर्ट को हम लेके आ रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।